हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन और जीएस सेंट्रल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम एक अलग मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक होता है। और आज का हमारा विषय है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के बारे में भारत में उसका क्या इतिहास रहा है और भारत में पहली बार मोबाइल कॉल किसने की, है ना, और किससे की, कब की, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के अपने इस लाइव सेशन में। तो तैयार हो जाइए भारत में मोबाइल का इतिहास जानने के लिए। देखिए, बात ये है कि मोबाइल फ़ोन का वर्तमान के समय में काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है। ये बताने की चीज़ नहीं है, हर कोई इससे रूबरू है, हर कोई इसको समझ रहा है और इसका अनुभव भी उसे हो रहा है। वर्तमान समय ऐसा है कि मोबाइल्स इतने सारे काम कर रहा है कि इसके बिना तेज़ गति की जो ज़िंदगी है उसकी कल्पना शहरों में मुश्किल है थोड़ी। ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आज से 25-50 साल पहले लोग ये सब नहीं सोच रहे थे और उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उस समय लाइफ अधूरी थी, अभी लाइफ पूरी हो गई है, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार तकनीक विकसित हुई, टेक्नोलॉजी आई और मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। सुबह सोकर उठने से लेकर के रात में सोने तक और कई बार तो सोने के बीच में भी मोबाइल एक काफ़ी महत्वपूर्ण गैजेट के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। आपको इसने कैलकुलेटर को रिप्लेस कर दिया, इसने रिस्ट वॉच को रिप्लेस कर दिया। समय देखना है मोबाइल में लोग देख लेते हैं। आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं मोबाइल से। आप कैमरा का अगर आपको शौक़ है, फ़ोटो का शौक़ है, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो आप वो मोबाइल ने कई चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया है, इसीलिए आज ये इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बात और है, जैसा कि कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उसी प्रकार अगर मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो उसके अपने नकारात्मक पहलू भी हैं। लेकिन अभी आज हम लोग यहाँ इसके सकारात्मक पहलू और इसके थोड़े इतिहास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये पूरा सेशन आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। इसके दो तरीके हैं जिसके अनुसार ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। पहला तो ये है कि मोबाइल का भारत में क्या इतिहास रहा, उसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपको जानकारी हो जाएंगे, जो एक सामान्य ज्ञान के रूप में अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके यूज़ में आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षित नागरिक, एक एजुकेटेड पर्सन वही है जो अपने आँख और कान खोल करके रखता है। अब आप कहेंगे भाई आँख कान तो हमारा हमेशा खुला रहता है, उस खुले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आँख कान खुले रखने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं, जो आवाज़ सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। अगर आप सुबह से शाम तक और रात तक मोबाइल यूज़ करते हैं तो क्या मोबाइल के बारे में आपको कुछ जानकारी भी है कि बस यूँ ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के आज हम इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले आपको बताएं कि भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम, अगर आप इसको कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का सबसे पहले ही मालूम चला। 31 जुलाई 1995 को जब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने नोकिया फ़ोन का उपयोग करते हुए तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को पहली बार मोबाइल कॉल किया। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बंगाल की धरती कई मायनों में आगे रही है। हालांकि हर राज्य के अपने अपने इतिहास है और सुखद इतिहास है, लेकिन ये जो है 31 जुलाई 1995 को तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को पहली बार मोबाइल कॉल किया था इंडिया में। ऐसा बताया जाता है कि ज्योति बसु ने यह कॉल कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से नई दिल्ली स्थित संचार भवन में किया था। भारतीय एयरटेल जो है, तो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, आप जानते ही होंगे, सुनील भारती मित्तल भारत के एक प्रमुख उद्योगपति हैं। सुनील भारती मित्तल ने एक रिपोर्ट में कहा कि 25 साल पहले
जब भारतीय दूरसंचार क्षेत्र उदारीकृत था, लिबरलाइज्ड था और एयरटेल सहित कई प्लेयर्स इस फील्ड में आए, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम इस फील्ड को इतनी दूर तक और इतने आगे तक ले जाएंगे। आप देख ही रहे हैं वर्तमान में 4G, 7G, 8G की बातें हो रही हैं। 4G हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं और अगली टेक्नोलॉजी के लिए फिर काम स्टार्ट हो चुका है इंडिया में। इसके बाद भारतीय उपभोक्ता जो हैं उन्होंने जैसे जैसे इस चीज़ को उपयोग करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लैंडलाइन कनेक्शन के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। आज कुछ ही घंटों में एक उपभोक्ता मोबाइल फ़ोन खरीद भी लेता है और उसका कनेक्शन जो है वो एक्टिवेट भी हो जाता है, सक्रिय भी हो जाता है। दुनिया भर के लोगों से वो तुरंत अपने मोबाइल हैंडसेट की सहायता से वो कनेक्ट हो सकता है, वो जुड़ सकता है, वो एसटीडी कॉल कर सकता है, लोकल कॉल कर सकता है, वो आईएसडी कॉल कर सकता है, वो वीडियो मैसेज भेज सकता है, ऑडियो मैसेज भेज सकता है। कई प्रकार की सुविधाएं मोबाइल फ़ोन ने हमें दी हैं। पिछले 2.5 दशकों की बात करें अगर, तो मोबाइल फ़ोन की भी कई श्रेणियां हो गई हैं। कितने ही मॉडल हैं, कितने टाइप्स हैं। जैसे अगर बात कहा जाए कि कुछ अमीर लोग हैं, समाज का उच्च वर्ग जो है, जिससे हम लोग बोलचाल में अमीर वर्ग कह लेते हैं, तो समाज का उच्च वर्ग जो है उसके लिए मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी मतलब गैजेट है। महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन, लाखों के मोबाइल फ़ोन लोग रखा करते हैं। आम लोगों के लिए अगर देखा जाए, एक आम इंसान की तरफ से ये मस्ट हैव डिवाइस है। मस्ट हैव डिवाइस मतलब होना ही चाहिए, भले ही वो फीचर फ़ोन ही क्यों ना हो। आप देख रहे होंगे फीचर फ़ोन जो हैं, आम लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा समझ कम आता है, वो लोग फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं। उनके लिए ये एक ज़रूरी उपकरण है, उनके लिए ये लग्जरी आइटम नहीं है। लेकिन जो समाज का उच्च वर्ग है उसके लिए ये लग्जरी आइटम है। खैर, वॉइस कॉलिंग की जो रेट्स हैं, है ना, वॉइस कॉलिंग की रेट और हैंडसेट की जो कीमत है, इसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। जब से मोबाइल भारत में आया तब से आज तक का अगर इतिहास देखें तो वॉइस कॉल के रेट्स में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया, काफ़ी उसके रेट्स में कमियां आई, उसमें गिरावट आई। और मोबाइल हैंडसेट की अगर बात की जाए, उसमें भी अलग अलग प्रकार के मॉडल आए, अलग अलग सुविधाएं मिली लोगों को, अलग अलग फीचर्स मिले उसमें, और उसके भी रेट्स उस समय की अपेक्षा कम ही हुए हैं। इस अवधि के दौरान मोबाइल का जो टैरिफ था, टैरिफ में भी कमी आई है। आज जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त फ़ोन कॉल का आनंद भी मिलता है कंपनियों के द्वारा। लेकिन 25 साल पहले कोई मुफ्त कॉल की बात सोच भी नहीं सकता था। क्यों नहीं सोच सकता था भाई? 18 रुपये लगते थे प्रति मिनट कॉल के, और उस समय आउट गोइंग कॉल के साथ साथ इनकमिंग कॉल के भी पैसे चुकाने पड़ते थे। ठीक है ना? तो उस समय ये कोई नहीं सोच सकता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मोबाइल पे वॉइस कॉल की जो दरें हैं वो फ्री हो जाएंगी। भारत ने 1994 में 1994 में निजी दूरसंचार प्लेयर्स जो थे, निजी दूरसंचार जो कंपनियां थी, उनको लाइसेंस दिया और बाजार में उनका आगमन हुआ, उनका इंटरफेरेंस हुआ। इस कदम के कारण देश में एक प्रकार से मोबाइल क्रांति आई। लेकिन ऑपरेटरों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और उतने की आमदनी उन्हें मार्केट से हो नहीं पाई। बाद में सरकारों ने ऑपरेटरों को समर्थन देने के लिए फिक्स्ड लाइसेंस शुल्क को राजस्व साझाकरण जो प्रणाली होती है, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम में बदल दिया। सन 2002 की अगर बात करें तो सन 2002 में टाटा टेली सर्विसेज, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, हचीसन कोड डिवीज़न, मल्टीपल एक्सेस, है ना, इत्यादि आधारित नेटवर्क्स ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और कम बजट वाले वर्ग तक पहुंचने के लिए उन्होंने CDMA की शुरुआत की। आपको याद होगा पहले जो फ़ोन्स आते थे उसमें CDMA सिम हुआ करता था। CDMA सिम का मतलब है वो फिक्स्ड उसी में होता था, उस सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में हम अप्लाई यूज़ नहीं कर पाते थे। आप लोगों ने भी इस प्रकार के सेल फोन्स यूज़ किए होंगे और उनकी कम कॉल रेट्स जो थी उसका लुत्फ़ भी उठाया होगा। सन 2004 में इनकमिंग कॉल को मुफ्त कर दिया गया भारत में।
और पहली बार भारत में मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं की संख्या ने जो लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या थी उसको भी पार कर दिया। यानी अब लोग मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, ज़्यादा अग्रसर उस दिशा में होने लगे, या वो इसको यूँ कहें कि मोबाइल यूजर्स की संख्या जो है उसमें वृद्धि होने लगी। यानी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 3 साल बाद 2004 के 3 साल के बाद मोबाइल यूजर्स की संख्या 5 गुना वृद्धि हो गई और यह संख्या लगभग 233 मिलियन के आसपास पहुंच गई। आगे अगर बात करें FDI की, तो FDI में 49% से लेकर 74% जब वृद्धि की सरकार ने इस टेलीकॉम सेक्टर में, तो इस क्षेत्र में और अधिक फाइनेंस आया इस क्षेत्र में, और जिससे मोबाइल प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी में को और डेवलप होने में उसको हेल्प मिला, उसको एक तरह से मतलब बूस्ट मिला। ताइवान की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है HTC ने वर्ष 2009 में भारत में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। उस समय उसकी कीमत लगभग 30,000 रुपीज़ रखी गई थी। इसके बाद वर्ष 2014 से चाइनीज़ ब्रांड जिसको हम कहते हैं, चाइनीज़ ब्रांड के सेलफोन्स ने इस भारतीय जो मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट में प्रवेश किया और भारतीय कंज्यूमर्स जो थे, इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन उपभोक्ता, उनको सस्ते दर पर हैंडसेट उपलब्ध करवाया। आपको भी याद होगा, आज से 5-7 साल पहले रास्ते पर चलते हुए, बसों में चलते हुए, रेल या ट्रेनों पर चलते हुए कहीं ना कहीं चाइनीज़ फ़ोन आपको उसकी आवाज़ से ही वो समझ में आ जाता था कि चाइनीज़ फ़ोन है। उसकी आवाज़ में थोड़ी झंझनाहट जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आम लोग जो थे उनका शौक़ जो है उसने पूरा किया ज़रूर। मुझे याद है कि चाइनीज़ हैंडसेट जो आते थे उसमें 4-4 सिम लगा करते थे। 1 और 2 की बात ही कौन करे, 4-4 सिम लगा करते थे। खैर, बाद में चीनी ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स जो थे वो बाद में फिर इंडियन हो गया। इंटेक्स, लावा जैसे देसी ब्रांडों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गए। माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड है, आपको मालूम ही होगा। इंटेक्स, लावा वगैरह, चूँकि चाइनीज़ फ़ोन सस्ते थे और उनमें फीचर्स अधिक थे तो वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। वहीं दूसरी छोर पर अगर देखा जाए तो एप्पल और सैमसंग का एक अपना मार्केट था। एप्पल और सैमसंग के जो फ़ोन्स थे, जो हैंडसेट थे, वो वैसे लोग खरीदते थे जो मतलब प्रीमियम गैजेट्स की श्रेणी में वो आ रहे थे। और टेलीकॉम मार्केट में सबसे मतलब बड़ा ब्लास्ट हुआ या धमाका हुआ वो तो जियो ने किया। 2016 में भारत के एक उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने रिलायंस जियो की पेशकश के साथ इस उद्योग में प्रवेश किया। तब तक लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन जियो के आने के बाद जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें बहुत मतलब बड़े स्तर पे उथल पुथल देखने को मिला। कई छोटे प्लेयर्स जो अब तक इस सेक्टर में ठीक ठाक काम कर रहे थे, उनको अपने सामने संकट दिखाई देने लगा। जियो ने अपने ग्राहकों को बेहद कम दरों पर मुफ्त वॉइस कॉल और डेटा भी उपलब्ध करवाया, जिसके कारण असर क्या हुआ कि अन्य मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां जो थीं उन्होंने बहुत खर्च किया और अपने मार्जिन से कई बार समझौता भी किया, लेकिन एयरसेल, टेलीनॉर जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स थे जिनकी पूंजी कम थी, उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। और फिर इस मार्केट में एक समय ऐसा आया कि जब गिने चुने प्लेयर्स ही इस मार्केट में बच गए। जैसे आप देख लें तो एक तो जियो आ ही गया था, जियो के बाद एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये 3-4 प्लेयर्स जो थे वो बच गए। यूनिनॉर ख़त्म हो गया, टेलीनॉर बाद में था वो ख़त्म हो गया, एयरसेल ख़त्म हो गया। इस प्रकार छोटे प्लेयर जो थे वो उन्हें मार्केट छोड़ना पड़ा। जियो आज के समय में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। इसके बाद एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया आते हैं। अभी हाल में अगर आपने
आपने इसको सुना भी होगा। वोडाफोन और आइडिया जो है, इन दोनों ने मिलकर वी नाम से अपना एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया है और उसका एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा टीवी में। तो कुल मिला के ये जो जानकारियाँ हैं, ये एक संक्षिप्त जानकारी है भारत में मोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर के विषय में। कुल मिलाकर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर और मोबाइल का भारत में जो जीवन है वो लगभग 25 सालों का हो गया। 25 वर्ष के आसपास समय बीत गया और अब वर्तमान स्थिति अगर देखें तो लगभग भारत के 72 करोड़ लोगों के हैंडसेट में इंटरनेट कनेक्शन भी है। मोबाइल हमारे जीवन को कई प्रकार से आसान भी बनाता है और केवल आसान ही नहीं बनाता है, इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। हर चीज़ के, हर सिक्के के जिस प्रकार से दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल्स के भी प्रो एंड कॉन्स हैं। हमें मोबाइल यूज़ करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसकी विशेषताएं जो हैं, इसमें जो अच्छाइयाँ हैं, उसका लाभ उठाएं। और जैसा कि कहावत भी है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उस कहावत को अपने दिमाग में और ध्यान में रखते हुए उसको अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश भी करें। इसी बात के साथ आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अलग टॉपिक के साथ, किसी अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।